अब क्यों आए सीए? और भी तो फीस थी। और सामने ईमेल आई हुई थी। मैंने ईमेल खोली तो मतलब कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द विंटर इंडक्शन प्रोग्राम। और मैंने वो पूरा ईमेल 10 बार पढ़ा जस्ट टू मेक श्योर कि यही कह रहा है कि मेरी इंडक्शन हो गई है। अच्छा, अब आप माशाल्लाह से सीए फाइनलिस्ट हैं, तो सीए फाइनल को और फिर आपकी आर्टिकलशिप को आप मैनेज कैसे करते हो? वर्क लाइफ बैलेंस उसके बारे में आप कुछ बताएं। सीए छोड़ना किसी और फील्ड में जाना ये कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, ना ही कोई दुनिया की पहली और आखिरी क्वालिफिकेशन है, और ना ही इसके ऊपर आपकी इज़्ज़त बनी हुई है कि आपकी इज़्ज़त तब तक ही जब तक आप सीए कर रहे हो। छोड़ दिया तो आपकी इज़्ज़त नहीं। पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू देने गया, वो मेरा अराउंड कोई 45 मिनट्स का इंटरव्यू था। उसमें वो बहुत जनरल था, जनरल नॉलेज की बातें, अपने लाइफ से रिलेटेड बातें, वो सिर्फ कॉन्वर्जेसन कर रहे थे, मैं करता जा एग्जैक्टली। वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी देख रहे थे कि वो बात कैसे करता है, वो सवालों का जवाब कैसे देता है, क्या वो बहस कर सकता है, क्या वो डील कर सकता है। वो सब हुआ। 45 मिनट का एक अच्छा सा इंटरव्यू हुआ। जब मैं बाहर निकला तो आई वॉज प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि यार अब हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ कैफ डायरीज, जहां हम बात करते हैं सीए स्टूडेंट से। सो आई एम योर होस्ट वानिया गुल, और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट हैं जिनका नाम है अल्बान रजा, जो कि हैं सीए फाइनलिस्ट और करंटली वो इंडक्टेड हैं एएफ फर्ग्यूसन पीडब्ल्यूसी में, जो कि ड्रीम फर्म होती है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स मीट फ्रॉम अल्बान रजा। अस्सलाम वालेकुम अल्बान, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का नाम सुना। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान, व्हाई सीए? लाइक आप क्यों आए सीए? और भी तो फीस थी। यार मतलब ऐसी कोई थ्रिलिंग स्टोरी नहीं है। इफ आई बी ऑनेस्ट, शुरू से मुझे था कि सीए होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, बिकॉज़ मेरे फैमिली में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। तो मैं देखता था। आर यू एमन? हाँ, मेमन ओके। मैंने के वेरी क्विक बिकॉज़ मेरी फैमिली में बहुत सारे चार्टर्ड, हाँ। तो खैर वो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उनको देखा था, उनकी लाइफ़ एक इंस्पायर किया था कि हाँ, यार ऐसी लाइफ़ हमारी भी होनी चाहिए। काफ़ी एक मतलब देखा था सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब मैंने बहुत बॉटम से लोगों को ऊपर जाते हुए देखा था आफ्टर कंप्लीटिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो उस वक़्त ये माइंड बना हुआ था, इंटर तक के यही माइंड था। इंटर में आया, फिर जब सेकंड ईयर में दोस्तों को देखा, कोई आईबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई सीवीएम के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई लम्स के लिए अप्लाई कर रहा है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मतलब एक अजीब-सा डिलेमा हो गया कि मैं क्या करूँ? बिकॉज़ हमारा तो कोई ऐसा एडमिशन प्रोसेस नहीं होता, उनका होता है, उनको हर वक़्त फ़िक्र होती है कि यार एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस वक़्त मुझे एक डिलेमा था कि यार ये साइड तो मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की, ये साइड एक्सप्लोर करनी चाहिए। घर वालों ने बोला एक पाथ चूज़ किया हुआ तो उसी पे रुको, उसी पे रहो, अभी क्यों इतनी एंड टाइम पे स्विच कर रहे हो? तो इस डिलेमा में टाइम गुज़रता गया और मैंने वो वाली साइड एक्सप्लोर नहीं की। बट उसके बाद फिर मैं सीए जॉइन कर लिया। मतलब मेरा इंटर खत्म हुआ उसके 2 महीने बाद ही आई स्टार्टेड माय सीए। सही। तो आपको फिर क्या मतलब कैफ आप जब पढ़ रहे थे, क्योंकि पीआरसी तो बहुत इजी होता है, कैफ में आपको क्या असल पता चला सीए क्या है, सब्जेक्ट्स, और फिर मुश्किल सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? मतलब मुझे इस तरह का कोई शॉकिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बिकॉज़ मुझे एक स्पॉइलर अलर्ट मिल गया था। मेरे भाई भी सीए में है, तो उनको मैंने देख लिया था कैफ में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। इवन मुझे ये भी पता था कि कौन से पैटर्न है, मुझे किस पैटर्न को फॉलो करना है, क्या करना है। सो आई मैंने ये चीज़ें देखी नहीं थी। बट अगर मैं बात करूँ कि पीआरसी और कैफ के कंपैरिज़न, या मैं बोलूँ कैफ में आके आपको क्या पता चलता है, तो देखिए एक हम 2 डिफरेंट दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। पीआरसी इज़ जस्ट लाइक कि बच्चा आया, उसको थोड़ा-सा कंफर्टेबल किया, थोड़ा खेलने-कूदने के दिन दिए। उसके बाद में उसको बताया कि भई ये कैफ़ है, यहाँ से आपका सीए शुरू हो रहा है। अब आपको यहाँ से लेके चलना है, अगर आपने ये पार कर लिया, मेबी यू कैन बिकम अ चार्टर्ड। और तो हाँ, डिफ़िकल्ट तो है ऑब्वियसली। और मतलब फॉर मी सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था इट वाज़ कॉस्टिंग। हाँ, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है और मुझे बात की अच्छी तरीके से रियलाइज़ेशन की, और मैं कैब स्टार्ट करने से पहले देख चुका था कॉस्टिंग के सवाल कैसे होते हैं। मुझे देखते रियलाइज़ हो गया था ये तो मुझसे शायद ही हो, तो खैर बट हो गया। बट हाँ, मुझे कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा मसला हुआ था। कॉस्टिंग में अक्सर बच्चों को मसला होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगी कि पीआरसी में भी लोगों के पेपर्स रुक रहे होते हैं, और एक बार नहीं बार-बार रुक रहे होते हैं। और कुछ लोगों की तो परसेंटेज इंटर में नहीं बन रही होती, जो रिक्वायरमेंट आईकेपी की 60% चाहिए। उनका क्यूएटी शायद टेस्ट का नाम है। वो होता है, बच्चों को वो भी पास नहीं हो रहा था, फिर भी उनको ज़िद लगी है कि उनको सी में आना। उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी का पीआरसी में मसला आ रहा है, मतलब रुक रहा है, नहीं हो पा रहा, 1 दफ़ा ट्राई किया, 2 दफ़ा देखिए, मतलब इट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन। कुछ लोग शायद इस बात से ऑफेंड भी हो जाए, बट आई फ़ील कि अगर आप पीआरसी के लेवल पे इफ यू आर स्ट्रगलिंग ना, देन आप एम करो सीए फाइनल के लिए। एट दैट पॉइंट आपको बड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि यार इस पॉइंट पे मेरा ये है।
तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। देखिए इसमें भी डिफरेंस होता है ना कि कभी-कभार कोई बच्चा पीआरसी में इसलिए स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि वो एट दैट मोमेंट इतना कॉन्संट्रेट नहीं कर रहा होता। या वो एट दैट मोमेंट डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है किसी चीज़ से कि यार उसका वो प्रॉपर ध्यान नहीं होता पढ़ाई की तरफ। होता वो पढ़ाई में अच्छा है, बट उस वक़्त उसका वो टाइम नहीं चल रहा होता जब वो सही से ध्यान दे रहा होता है। अब उस वजह से भी किसी किसी के पेपर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शायद इतना ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते कि वो पीआरसी की भी चीज़ को पास कर सके। तो ये डिफरेंस है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पता है कि यार उसके अंदर कैपेबिलिटी है, बट पीआरसी के टाइम पे वो इतना फोकस नहीं कर पाया कि वो उसे पास करे, तो मेबी उसको चाहिए कि वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करे और वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करे और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करे कि अगर वो डिस्ट्रैक्शंस हटाने के बाद उसका पीआरसी निकल रहा है, उसका कैफ ईज़िली निकल रहा है, तो वो आराम से कर सकता है। बट अगर एक बच्चा है जो अपना 100% दे रहा है और उस 100% देने के बाद भी उसका पीआरसी नहीं निकल रहा, तो आई थिंक कि यू शुड ट्राई समथिंग एल्स बिकॉज़ सीए छोड़ना, किसी और फील्ड में जाना ये कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो रही, ना ये कोई दुनिया की पहली और आखिरी क्वालिफ़िकेशन है और ना ही इसके ऊपर आपकी इज़्ज़त बंधी हुई है कि आपकी इज़्ज़त तब तक है जब तक आप सीए कर रहे हो, छोड़ दिया तो आपकी इज़्ज़त गई। नहीं, बहुत से लोग आते हैं, इज़्ज़त चले तो जाते हैं। अल्लाह के हाथ में। एग्ज़ैक्टली, मतलब ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक चीज़ ट्राई की, कोई बात नहीं हुई, आप किसी और चीज़ के लिए बने। हर इंसान एक चीज़ के लिए नहीं बना होता। कुछ लोगों को डेस्टिन किया जाता है कुछ और करने के लिए। तो आई थिंक आपको इतना ओपन रखना चाहिए अपने ज़हन को कि अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो आप अपने साथ ये ज़ुल्म ना करो कि आप उधर ही रुके रहो और सही आप बात है। अपने आप को अपना टाइम ज़ाया करते रहो। उससे बेहतर है आप कोई और ऑप्शन चूज़ करो। असल में डिसीजन मेकिंग जो है ना लोगों की मैंने देखा है अच्छी नहीं होती है। मतलब उनको यही रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं क्या-क्या। मतलब वो अपने आप को ही एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा अच्छा है और आपको बताता हूँ, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल सी चीज़ है ना कि जी। हर बंदे के अंदर इतना अब ये देखिए कंज़र्वेटिव थिंकिंग होती है। हर बंदा इतना ओपन माइंड नहीं होता जो ये बात एक्सेप्ट कर सके कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही। नहीं। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो रही है, आपसे ये चीज़ नहीं हो रही, तो आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे यार आप कौन हो तो मुझे बोलने वाले? सही बात एग्ज़ैक्टली उसके अपने भी ज़हन में यही चल रही होती है कि यार मैं कैसे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही। हुँ। तो कभी-कभार मुझे लगता है आपका ईगो आपको मरवा देता है। सही बात। कभी-कभार ईगो अच्छा भी होता है, बट कभी-कभार ये आपको मरवा देता है कि आप ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि समथिंग इज़ नॉट फॉर यू हुँ। एंड मेबी समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू, जो कि आप मिस कर रहे हो सिर्फ़ इस ईगो में कि नहीं मुझे यही करना सही बात है। अच्छा इसी से एक बात मुझे याद आई अभी लिंक्डइन पे काफ़ी पोस्ट चल रही है, एक लड़की काफ़ी रो रही है है। कि उसका कैफ जो है ना डिस्क्वालीफाई हो गई हो, कि उसने बहुत अटेम्प्ट्स दी थी। तो कुछ लोग इसमें नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आईकैप को बुरा बोल रहे हैं। कुछ लोग उस लड़की को समझा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो लड़की मतलब इस तरह से कह के आईकैप के बारे में सही कर रही है? क्या वाक़ई में आईकैप की पॉलिसी गलत है यार या ये सही है? है तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात। बट इफ आई बी ऑनेस्ट, आईकैप की पॉलिसी है कि आई गेस आप 10 अटेम्प्ट्स टू के कैफ दे सकते हो। अगर हुँ, आपका 10 अटेम्प्ट के 5 साल के अंदर आपका कैफ नहीं निकला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हुँ, डिस्क्वालिफिकेशन की उन्होंने अनाउंसमेंट बहुत टाइम पहले कर दी थी, सही है? और इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अब करना शुरू कर दी। हुँ, द थिंग इज़ कि चले सही है, मैं आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता। हुँ। आपने 10वीं नहीं 11वीं अटेम्प्ट में आपने कैफ क्वालीफाई कर दिया। आप मुझे बताएँ जो रीसेंट जॉब मार्केट हो रही है, आप कहाँ खड़े? सही बात है, एफटीएस तो ना इतना पुराने एफटीएस के साथ आप क्या करेंगे? नो डाउट कि कुछ लोग ये भी आप ये डिबेट ला सकते हैं कि यार मेरा आखिरी पेपर था, वो निकल जाता एटलीस्ट मेरे पास कैफ की तो क्वालिफ़िकेशन होती। बट मैं एक बात आपको कहता हूँ कि एक कैफ की क्वालिफ़िकेशन रख के आप ऐसे क्या हो जाएगा आपके साथ? मतलब ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? मुझे पता है कि हर इंसान का एक दिल होता है, हर इंसान का एक सेंटिमेंट होता है। यार मैं एक चीज़ के ऊपर 10 साल लगाऊँ और मुझसे एक झटके में छीन ली जाए तो मुझे शॉक तो लगेगा, मुझे ट्रॉमा तो सही होगा। बात। बट आई थिंक आईकैब ने आपको काफ़ी टाइम पहले इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। अब क्योंकि आईकैब ने अपने ऊपर से ब्लेम हटा दिया कि हम ज़िंदगियाँ खराब नहीं करते, हम कोई लोग बच्चों के टाइम ज़ाया नहीं करते। हमने तो एक टाइम लिमिट रख दी कि आप इतने टाइम तक की करो वरना आप मूव हो जाओ कहीं और। सही है, तो उन्होंने अपने ऊपर से सिर्फ़ ये ब्लेम गेम हटाया क्योंकि उन्हें ब्लेम किया जाता था कि आईकिप की वजह से बच्चों के टाइम इतने ज़ाया होते हैं, लोग ज़िंदगियाँ लगा देते हैं बट सीए नहीं कर पाते, तो मत लगाओ ज़िंदगी। जो टाइम है उतने टाइम में कर लो, नहीं कर सकता और डिस्क्वालीफाई हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फेयर चेकिंग करता है। अगर मैं आपको बताऊँ ना कॉस्टिंग के पेपर में मतलब मैं सिर्फ़ वर्किंग्स को ना मैंने स्प्रेड कर दिया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कोई चीज़ पूरा मैं सॉल्व कर रही हूँ या नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं हर चीज़ को खोल रही थी। जो भी मेरी नॉलेज है, जो पढ़ा है उसको लिख रही थी उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फेयर टेस्टिंग करता है। लाइक अगर मैं बताऊँ मैंने 80 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे कॉस्टिंग के पेपर में और एक बिलीव तो था कि पास हो जाए लेकिन एक डर और एक खौफ था कि भई आईकैप है, आईकैप है, आईकैप एक जो बना हुआ है सेंटीमेंट लोगों का, तो वही मेरा भी था। लेकिन
मेरा पेपर पास हुआ, मैं तो खुशी से पागल, मुझे यही हुआ कि यार आईकेप बहुत फेयर चेकिंग करता है और वो हर आपको छोटी से छोटी चीज़ जो अगर आईकेप को लगे आपने सही लिखी है, भले वो उनके आंसर से मैच ना करे, उसकी भी आपको मार्क्स देता है। लेकिन स्टूडेंट आईकेप को ब्लेम करते हैं फेल होने पे, आईकेप तो भई लिमिटेड लोगों को पास देखिए करता है। एक बंदा है जिसके 5 दफ़ा एक पेपर रुका है, 4 दफ़ा एक हुँ। पेपर रुका है। एक टाइम के लिए उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि यार उसकी गलती। हुँ, ये बात भी आपकी सही सही है। है, बिकॉज़ अब जैसे ऑडिट का पेपर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऑडिट का पेपर वो बहुत वाहिद कॉमन पेपर है जो बच्चों का बहुत दफ़ा रुकता है। हुँ, और ऑडिट का पेपर अक्सर रुकेगा ऐसे जैसे कोई और पेपर होगा ना, आप दे के आओगे आपको पता होगा कि मेरा अच्छा हुआ या बुरा हुआ है। हुँ, ऑडिट में आप कोई कमेंट नहीं दे सकते मेरा पेपर कैसा हुआ। आपको बस होता है मेरा पेपर हो गया। अच्छा बुरा कैसे होगा ये आईकैप डिसाइड करेगा। हुँ, अक्सर लोग जो कहते हैं कि यार मेरा ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैंने देखा उनका पेपर रुका है। ऑडिट का पेपर बहुत आसान आया था, रुक गया। ऑडिट का पेपर बहुत मुश्किल था, कर लिया बस निकल गया। क्योंकि देखिए ना, आपको लग रहा है आपने सही किया। सही बात है। फिर आप एक बॉडी को देने जा रहे हो जिनके पास एक फॉर्मलाइज़्ड पैटर्न है चेकिंग का, सही है? और वो उस तरीके से चेक कर रहे हो, फिर वो अपना रिज़ल्ट दे रहा है। तो आप अब देखिए ना, अगर आप इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि यार ये चेकिंग सही नहीं हो रही, हुँ, तो मतलब अगर आपके साथ अनफ़ेयर हुआ है, तो मतलब जो 2050 बच्चे जो क्वालीफाई हुए हैं इस दफ़ा, तो मतलब वो भी अनफ़ेयर रिज़ल्ट है, वो भी डिज़र्व नहीं करते थे क्वालिफ़िके ऐसे नहीं होता। कि ये बस वही लोग अपनी ईगो को सैटिस्फाई हाँ, कर देयर हैव बीन सम केसेस जहाँ ऐसा फ़ील होता है कि यार किसी बच्चे के 6 मार्क्स आए, किसी बच्चे के आई थिंक द राइट अप्रोच शुड बी कि जैसे एसीसीए में आपका अगर कभी पेपर रुकता है या निकलता है, आई डोंट नो कब निकलता है, बट अगर आपका पेपर रुकता है, तो आपको एक रिपोर्ट मिलती है, एक असेसमेंट रिपोर्ट मिलती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके पेपर में इस क्वेश्चन में ये गलती थी और आप इस तरीके से बेटर कर सकते हैं। बच्चे को एक आइडिया हो जाता है कि यार मैं ये पेपर दे रहा हूँ और इसमें मैंने ये फेल हुआ, अब मुझे अगले अटेम्प्ट के लिए मैंने यही गलतियाँ की थी जो मुझे अवॉइड करनी है, मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो मेरा पेपर शायद निकल जाएगा। आई थिंक टू मेक इट फेयर दिस शुड गिव एन असेसमेंट टू एवरी स्टूडेंट जो फेल हुए हैं कि भाई आपने इस पेपर में क्या गलतियाँ की थी और आप कैसे उस गलती को बेहतर कर सकते हो कि आप नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करो। नो डाउट कोई एग्जामिनर कमेंट देता है, वो इनफ होते हैं। बट हर बंदा एक-एक इंडिविजुअली असेसमेंट अगर एक प्रोफेशनल बॉडी दे सकती है, तो आई थिंक वो दूसरी भी प्रोफेशनल बॉडी आईकैप भी दे सकती है। तो आई थिंक टू मेक इट फेयर, टू गिव अ फेयर जस्टिफिकेशन फ्रॉम देयर साइड उन्हें ये असेसमेंट दे देनी चाहिए। उसके बाद तो फिर कोई सवाल ही नहीं होगा। जब हर बच्चे के पास अपनी असेसमेंट होगी, वो तो बोलेगा ही। अच्छा, आप अब माशाल्लाह से सीए फाइनलिस्ट हैं, तो सीए फाइनल को और फिर आपकी आर्टिकलशिप को आप मैनेज कैसे करते हो? वर्क लाइफ बैलेंस उसके बारे में यार कुछ बताएँ? बहुत मुश्किल है। मतलब बैलेंस करना चीज़ों को हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी-कभार। मतलब इट डिपेंड्स कि आप कौन-सी फर्म में हो, इट डिपेंड्स आप किस डिपार्टमेंट में हो, इट डिपेंड्स आप कौन सा क्लाइंट कर रहे हो, इट डिपेंड्स आपके वर्कलोड क्या होता है। कुछ लोगों के ऊपर मीडियोकर वर्कलोड होता है तो वो मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल वर्कलोड नहीं मिलता तो वो बहुत आराम से अपनी पढ़ाई कर लेता है। कुछ लोगों के ऊपर इतना एक्सट्रीम वर्कलोड हो जाता है कि वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके बीच में एक बैलेंस ढूँढना होता है क्योंकि ना आप काम को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ना आप पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आपने काम को नेग्लेक्ट किया, तो आपका फर्म में कोई ख़ास करियर नहीं बनेगा। आपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट किया तो आप कभी क्वालीफाई नहीं। तो फाइंड दैट अल्टीमेट बैलेंस इज़ दैट कि आप थोड़ा टाइम ना खुद को नेग्लेक्ट करो। थोड़ी हार्श बात है, बट ये है कि मैं ऑफ़िस से आया घर पे, सही है मैं थका हूँ, मुझे मूवी देखनी है, मुझे टीवी देखना है, मुझे चिल करना है। बट इस वक़्त क्या मैं चिल कर सकता हूँ या मैं 1 लेक्चर देख 2 लेक्चर देख लूँ? तो उस टाइम पे थोड़ा-सा आपको खुद को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद को भी कम्फ़र्ट में रखोगे, आप फन भी का काम भी सारा कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं पढ़ाई भी करूँगा तो कोई एक चीज़ छूट जाएगी। कंफर्ट ज़ोन से तो निकलना कम्फ़र्ट ज़ोन से आपको निकलना पड़ेगा। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारी ट्रेनिंग थी, उधर हमारी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आई थी, वो एएन है हमारी फ़र्म में। तो वो आई थी, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में बताया था, अब वो हमारे फर्म के स्पेसिफिक सेक्शन से बिलॉन्ग करती है, जहाँ पे मशहूर है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उस सेक्शन से मैं भी बिलॉन्ग करता हूँ। तो वो वहाँ की थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वो अपनी वर्क लाइफ़ स्टोरी बता रही थी हमें कि 12-12 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक के हमने काम किया है। हमारे मैनेजर्स ने हमें बिठा के रखा और कभी काम होता था, तो बहुत ज़्यादा काम होता था वगैरह। तो मैं और फिर उन्होंने बताया कि वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने हाथ रेज़ किया, मैंने कहा आप एक तरफ कह रही हैं कि आपके काम इतना होता था, आप दूसरी तरफ कह रही हैं आपने क्वालीफाई कर लिया। कैसे? आपने कैसे किया ये? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब मैं कभी रात के 12 बजे भी घर आ रही होती थी, तो मैं 4 बजे तक के पढ़ती थी, फिर मैं सोती थी, फिर मैं सुबह ऑफ़िस जाती थी। ऐसे क्वालीफाई। तो ये रूटीन आपको बनानी पड़ेगी और फिर वो चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है, मैं 12 बजे घर आ रहा हूँ, मैं 4 बजे तक के पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, फिर मैं सुबह ऑफ़िस जा रहा हूँ।
तो ये चीज़ करनी पड़ती है, आपको कुछ टाइम खुद को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। सही बात है और वही लोग आगे जाते हैं जो कंफर्ट ज़ोन को पीछे छोड़ एग्ज़ैक्टली मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये फ़ील्ड ऐसी है कि आपको पुश करती है कि यार आप थोड़ा अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, अगर आप नहीं निकलोगे, तो वो आपको रिवॉर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने इंटरव्यू दिए होंगे, बहुत सी जगह दिए होंगे और ए फर्ग्यूसन जो टॉप 1 कैटेगरी है, तो आपका उसमें कैसे मतलब आपकी इंडक्शन हो गई है? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये एक मतलब अभी भी लाइक मेरी मेरी ये जर्नी चल रही है, मैं अप्लाई कर रही हूँ सारी जगह और मेरे जो पेयर्स हैं वो भी कर रहे हैं, तो सबको बहुत एक डर है, खौफ है और सबका है कि बस पीडब्ल्यूसी एएफ मिल जाए, एएफ मिल जाए। तो आप कैसे एफ में चले गए? माशाल्लाह से आप अपनी जर्नी शेयर करें। कैफ़ क्वालीफाई हुआ, जी। सही है। उसके बाद सबको यही था कि बस रिज़ल्ट आया, मतलब अभी हम रिज़ल्ट एन्जॉय कर रहे थे, इंस्टीट्यूट में ही बैठे हुए थे, तो उसी में सबके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन बजी कि भाई फॉर्म्स ओपन हो गए। और स्टार्ट ये फिर कर दें। फौरन ओपन हाँ, करती है। फॉर्म ओपन हो गया, यूसुफ आदिल ए फॉर्म्स ओपन हो गए, भरना शुरू कर दो। तो मैंने अपने भाई को कॉल की घर पे, मैंने कहा यार पीयूबीसी का फॉर्म ओपन हो गया, तुम भरना शुरू करो, मैं तो बाहर हूँ। उसने बोला इतना कोई जल्दी नहीं है कि अभी खोला है, अभी बंद कर देंगे। सुकून से होती है। घर आके भर देना भाई। मैं चलो ठीक है, मैं घर आया, मैंने फॉर्म भरे और मैंने सबमिट करा दिए। मैंने सुना था टेस्ट के लिए सबको बुलाया था, बट मुझे क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो पीएमसी में काम कर चुके हैं, पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला यार टेस्ट मेन चीज़ है, टेस्ट निकाल लिए ना, उसके बाद इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? तो सबने बोला कि इंडिया विक्स की वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, जनरल नॉलेज के सवाल है। मैं गया, वहाँ पे तो दुनिया है। मैंने कहा अब क्या-क्या पढ़े बंदा। कोशिश की कुछ करने की, पर 3-4 सवाल के बाद मैं ये सोचता था मतलब मुझे क्या पता वो क्या पूछेगा? सही बात। कुछ भी पूछ सकता है वो उसमें से। तो एक मोटिवेशन भी नहीं आती थी। टेस्ट की ईमेल आई, एएफएफ का टेस्ट था, उससे 2 घंटे पहले मेरा बीडीओ का भी टेस्ट था, दोनों टेस्ट थे। बीडीओ अपने टेस्ट में नॉर्मली सारी उसकी चीज़ें पूछता है, कैफ रिलेटेड चीज़ें पूछता है। सही। ऑडिट पूछेगा, अकाउंटिंग पूछेगा और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज टेस्टिंग करेगा। पीडब्ल्यूसी के टेस्ट का क्राइटेरिया उस वक़्त मुझे नहीं पता था, मुझे पता था आईक्यू बेस्ड टेस्ट आता है। सही। अब मैं बीडीओ का टेस्ट सुबह दिया, बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद फर्ग्यूसन का टेस्ट किया, वहाँ मेरी ना नर्व्स हिट कर गई कि हाँ यार, अब ये फाइनल मरहला है, अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना अब कभी फर्ग्यूसन की शक्ल में से कभी कोई वो भी नहीं थी, कोई ऐसी खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जाऊँगा। मैं कह रहा था कैसे ही होगा, इतने सारे बच्चे। बट एक था कि यार ये फाइनल है, अगर कर लिया तो ठीक है, वरना तो भूल जाओ। तो मैं गया उधर, फिर हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट दिया, टेस्ट भी मुनासिब हो गया, 2-3 सवाल गलत हुए, बाकी मुझे लगा शक था कि गलत होंगे, बाकी सारे सही हो गए। जनरली सबका यही था फीडबैक भी कि 2-3 सवालों में मसला था, बाकी तो सब हो गए। मैं घर आ गया सुकून सा, मैंने कहा अब इंटरव्यू के लिए वेट करता है। फिर मुझे मेल आई इंटरव्यू की, इंटरव्यू के लिए मैं जैसे ही मेल आई, उसी के फ़ौरन बाद कॉल आई यूसुफ आदिल की कि आपका उसी दिन इंटरव्यू है। अब एक ही दिन सुबह पर यूसुफ आदिल का इंटरव्यू है, एक ही दिन पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू, पहले कोई इंटरव्यू मिल नहीं रहा था, मिले तो तुम्हें एक एक इंसान। साथ। और मज़े की बात ये दोनों का क्राइटेरिया, यूसुफ आदिल के एक इंटरव्यू में साफ था, सबको पता था कि टेक्निकल सवाल बहुत होते हैं। पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू में था कि बहुत जनरल होगा, बट एक डर था कि यार एक जगह खराब चला गया, वहाँ से कॉन्फिडेंस टूट के फिर दूसरी जगह रिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, खैर करना तो था ही। सुबह गया, यूसुफ आदिल का इंटरव्यू दिया। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। यूसुफ आदिल का इंटरव्यू था एंड वहाँ पे टेक्निकल सवाल उन्होंने पहले उन्होंने नाम पूछा, अपने बारे में बताया, बता दिया। उसके बाद फिर टेक्निकल सवाल पूछते गए, रिपोर्टिंग के एंट्रीज़ पूछते गए, ये करो, वो करो, बताएँ। तो 7 सवाल तकरीबन उन्होंने पूछे थे, इसमें से कोई 3 से 4 मैंने गलत किए थे और बाकी के मेरे सही में थे। उसके बाद फिर उनको समझ आ गया कि टेक्निकल में तो इसका जितना हाथ नहीं है साफ, तो उन्होंने पूछा जनरल नॉलेज कैसी है? मैंने कहा बहुत अच्छी है। क्या चलो बताओ, 4 सवाल उसने उनके पूछे, उसमें से 3 मैंने गलत दिए, 1 उसका सही दिया। तो मुझे उस वक़्त तक ये समझ आ गया था कि बहुत मुश्किल ही है कि ये लोग मुझे कंसिडर करें। बट फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको जैसे हर इंटरव्यू पूछता है कि आपको हमसे कुछ पूछना है तो पूछें। कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो गया था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ पूछने का। बट मैंने कहा अगर मैंने उन्हें शो कर दिया कि मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मैं सच में हार जाऊँगा। तो मैंने कहा एक ट्राई ले लेते हैं। तो मैंने उनसे बड़ा रैंडमली पूछ लिया, मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपने अभी सवाल पूछे मुझसे और मैंने जो उसके माशाल्लाह से तकरीबन गलत जवाब दिए, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा मेरे इंटरव्यू के रिज़ल्ट पे? तो थोड़े शॉक भी बोले यार एक तो गलत जवाब दे रहा है, ऊपर से हमसे पूछ रहा है। तो उन्होंने फिर पूछा कि उन्होंने बोला कि नहीं मतलब हम तो सिर्फ़ आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहे थे, तो बाकी तो इंटरव्यू ओवरऑल के ऊपर ही हम देखेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी वगैरह तो। मैं चलिए ठीक है, फिर उन्होंने बोला कुछ और पूछना है, तो मैंने एक और सवाल उनसे पूछ लिया।
उनकी सेकॉन्डमेंट्स वगैरह के रिलेटेड, वो उन्होंने काफ़ी समझाया। तो उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे था यार एंड एंड मैंने अच्छे नोट पे कर दिया एटलीस्ट 2 सवाल पूछ के। और उसके बाद फिर पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू देने गया। वो मेरा अराउंड कोई 45 मिनट्स का इंटरव्यू था। उसमें वो बहुत जनरल था। जनरल नॉलेज की बातें, अपने लाइफ से रिलेटेड बातें, वो सिर्फ़ कन्वर्सेशन कर रहे थे, मैं पता चला एग्ज़ैक्टली वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे थे कि वो बात कैसे करता है, वो सवालों का जवाब कैसे देता है, क्या वो बहस कर सकता है, क्या वो डील कर सकता है। वो सब हुआ 45 मिनट का एक अच्छा-सा इंटरव्यू हुआ और जब मैं बाहर निकला तो आई वाज़ प्रीटी मच सैटिस्फाइड कि यार अब हो जाना चाहिए। फिर यूसुफ आदिल को तो मैं लाफ़िज़ कर चुका था कि वहाँ से तो शायद नहीं होगा। बट पीडब्ल्यूसी में आई वाज़ सैटिस्फाइड कि यार यहाँ हो जाना चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे यूसुफ आदिल से भी कॉल आ गई कि आपका सेकंड इंटरव्यू भी अलाइन्ड है और आप आके वहाँ भी देना है। और मैंने वहाँ सेकंड इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी 15 मिनट का इंटरव्यू था, पार्टनर ने किया था। वहाँ सारे टेक्निकल सवालों के जवाब मैंने सही दिए। भाई फर्स्ट इंटरव्यू मुझसे नहीं दिया गया। तो फिर खैर यूसुफ आदिल बट एक चीज़ जो मुझे लगा कि यूसुफ आदिल का मेरा इंटरव्यू क्यों अच्छा गया, मतलब क्यों सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मेरे कुछ और दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिए थे। मतलब वो आए उन्होंने बोला यार हमसे पूछा था उन्होंने स्ट्रेट सही जवाब दी। उनको नहीं आई दूसरी कॉल। और ऑन द अदर हैंड जहाँ मैंने नहीं दिए सही जवाब मुझे आई। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था हुआ क्या? बट एट वन पॉइंट आई रियलाइज़्ड और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई फर्म में आने के बाद। जब मैंने अपने 2-3 क्लाइंट्स के जब मैंने क्लाइंट्स की डीलिंग की तब मुझे रियलाइज़ हुआ अच्छा इस वजह से शायद मेरा यूसुफ आदम का इंटरव्यू हुआ था। क्योंकि अक्सर वो आपके साथ देखना चाहते हैं कि आप क्लाइंट से डील कैसे कर सकते हो। दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द इंटरव्यू कि अगर आपके सामने क्लाइंट बैठा है तो आप फर्म को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करोगे। सही, यानी अगर आप कोई चीज़ आपको नहीं भी आ रही है, आप वो कैसे एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ मैं देखिए ना मैं एक 20-21 साल का लड़का हूँ। मेरे सामने एक बंदा बैठा है जिसका एक्सपीरियंस उस कंपनी में 20-21 साल का है। ऑब्वियस सी बात है मैं कोई ना कोई गलती करूँगा। ऑब्वियस सी बात है मैं कोई ऐसी बात करूँगा जो उस बंदे को शायद ना समझ में आए। जो बंदा बोले कि यार क्या बोल रहा है? बट उस पॉइंट से मैं कवर कैसे करूँगा अपनी फर्म की रेपुटेशन ये मैटर करता है। मुझे लग बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। एग्ज़ैक्टली कि अगर आपने कोई भंड मारा भी, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप उसको कवर कैसे करें? आप आपका कॉन्फिडेंस तो शैटर नहीं हो रहा बिकॉज़ देखिए ना आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे, आप फर्म को रिप्रेज़ेंट कर सही रहे बात। हैं। वहाँ पे आपको कोई अल्बान या वानिया इस नाम से नहीं जाने गए, एएफएफ, यूसुफ आदम, केपीएमजी इस तरीके से आपको देखा जाता है। तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो मुझे लगता है दैट वाज़ द प्लस पॉइंट कि उनको लगा कि हाँ यार सिंस इसका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ, इसने 3-4 सवाल पूछ लिए तो ट्राई दे देते हैं। तो ट्राई मिला हो गया। अच्छा, आप माशाल्लाह से इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है, तो ये बाय द टाइम डेवलप हुई है या ये बचपन से है? फ़ायदा टाइम नहीं है। आई मीन मेरा स्कूल बेसिकली लोकल स्कूल था, कोई इतना कोई हाई-फाई स्कूल नहीं था, एवरेज सा स्कूल था, नॉर्मल था। बट मेरे स्कूल में एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि वहाँ पे हमारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। और सिंस मेरा भाई हमेशा से इन्वॉल्व रहा था को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो फॉर मी इट वाज़ लाइक ये ज़रूरी है। उसने किया मुझे भी करना पड़ेगा। तो मैं भी एंटर हो गया को-करिकुलर में। अब वहाँ पे एक वो चीज़ अच्छी थी, होस्टिंग होती थी, इवेंट्स होते थे, स्पीचेज़ होती थी और नॉर्मली कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करते थे जब भी हम कोई स्पीच ब्रेक प्रेज़ेंटेशन, असेंबली प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते थे। तो वहाँ से करते-करते एक टाइम पे ऐसा था कि मतलब स्कूल के टाइम पे ही स्कूल के एंड में ही जब मैंने फेयरवेल्स वगैरह होस्ट कर ली थी, तो स्टेज पे जाना वो समथिंग लाइक कि हाँ, स्टेज पे जाके बोलना ही तो है। मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती, मुझे कोई बताए नहीं मुझे क्या बोलना है, मुझे बस बोलते करना क्या है और मैं स्टेज पे जाके बोल के कर दूँगा। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरा स्कूल में डेवलप हो गया था। उसके बाद जब कॉलेज लेवल पे गया, तो गवर्नमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज में था। तो वहाँ पे भी डिबेटिंग का काफ़ी एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि बहुत रिच डिबेटिंग होती है वहाँ पर और बहुत एप्रिशिएट किया जाता है इस फील्ड को कि आप डिबेटिंग करें, आप पब्लिक स्पीकिंग करें। वो बहुत तगड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स आते हैं। वहाँ पे मैं उर्दू डिबेटिंग की तरफ ज़्यादा मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने कहा यार उर्दू वाली साइड एक्सप्लोर करते हैं, बचपन से इंग्लिश वाली साइड कर रहे हैं। उर्दू वाली साइड में गया वहाँ पे हमारी एक होती थी मैम अस्मा, अभी भी हैं वो वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया कि उर्दू डिबेटिंग कैसे करनी है, लफ्ज़ कैसे तो वहाँ पे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके, बड़ी-बड़ी जगहों पे कम्पीट करके मतलब एक मज़ा आया। तो वहाँ से करते-करते आप अच्छा, ओ 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं बॉन्ड लीडर्स, ठीक है? बॉन्ड लीडर्स होते हैं और उनको भी ज़रूरत होती है वो प्रैक्टिस रखें। अगर उन्होंने भी प्रैक्टिस छोड़ी तो शायद वो भी नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे ना बचपन से मेरी नानी थी, मैं ना बचपन में इंग्लिश में लेक्चर दिया करती थी, 1 साल की। इंग्लिश में लेक्चर दिया करती थी, अरबी में लेक्चर दिया करती थी। तो मेरी नानी काफ़ी बीमार थी उस वक़्त, लेकिन वो मेरी मम्मा को कहा करती थी कि ये ना बहुत बहुत आगे जाएगी, बहुत ना इसमें बोलने की कैपेबिलिटी है।
अच्छा मम्मा बोलती थी क्या मतलब ऐसी शायद बच्ची है, छोटी ऐसी है। लेकिन जब बड़ी हुई खुद ही मतलब किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप पार्टिसिपेट करो, वरना होता है ना कि पेरेंट्स बोल रहे होते हैं आप करो, नहीं। खुद से मुझे ये शौक था कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, खुद से मैं आगे बढ़ती थी। और मुझे अभी तक याद है मैंने फर्स्ट टाइम 7th क्लास में अपनी पहली स्पीच दी थी और वो मेरा फर्स्ट एवर टाइम था। इतनी आवाम मेरे सामने बैठी थी, इतना क्राउड मेरे सामने बैठा था और मैं अपने स्कूल में वो स्पीच कर रही थी और 1% भी मेरा कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल शेक नहीं हुआ। एक जो हो जाता है ना बंदा काँप जाता है, आवाज़ थोड़ी-सी वो हो जाती है, नहीं हुई ना। तो काफ़ी लोग हैरान हुए कि ये कैसे हुआ? तुमने कोई प्रैक्टिस की थी, कुछ किया था? मैंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मतलब ये चीज़ ऐसी होती। लेकिन ना फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी नानी बात बोला करती थी ना, वो एक बॉर्न लीडरशिप थी बचपन से, लेकिन उसको मैंने फिर प्रैक्टिस में जब रन किया, तो वो और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो गई। तो मुझे लगता है ये चीज़ होती है कि आपने करते रहना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन करती रहनी चाहिए। और मुझे आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी लगती है। मतलब मुझे आई वोंट से कि मैं बचपन से इतना बातूनी था या मैं इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं 4 लोगों के सामने जाके बात कर सकूँ। स्टेज फियर तो था मेरे अंदर। बट वही बात है, आप एक दफ़ा अपने आप को इतना ट्रेन कर लेते हो ना करते-करते, तो फिर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम में आपको आदत हो जाती है उस चीज़ की। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप स्टेज पे जाके या आपको 4 लोगों के सामने बात करनी है, आपको कुछ प्रेज़ेंट करना है और ये चीज़ एट दिस पॉइंट मतलब इस ज़माने में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, आपकी सोशलाइज़िंग, आपकी नेटवर्किंग, आप काम को प्रेज़ेंट कर पा रहे हो। इवन हमारी फील्ड में भी कम्युनिकेशन इज़ की। मतलब आई थिंक प्रैक्टिकल ऑडिट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप अपने क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करो, आप अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करो। जितना प्रोफेशनली आप अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे, उतना अच्छा आप ऑडिट परफ़ॉर्म कर सकते हो। सही बात। तो अक्सर बच्चों का मतलब नॉर्मली हमारी फील्ड में है ही नहीं कम्युनिकेशन, कमरे में बैठ के किताबों के सामने बैठ के पढ़ना ही है। तो वो कम्युनिकेशन डेड ही हो जाती है, जो बची होती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर वो जब क्लाइंट के पास जाते हो तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता आप बात करो। आपको बात करना आनी चाहिए कि आपको हर बंदे के हिसाब से बात करनी है। अगर ये बंदा मुझसे ऐसे बात कर रहा है तो मुझे कैसे बात करनी है। आप एक टोन के साथ दुनिया से बात नहीं कर सकते। आपको हर बंदे को देख के अपना लहज़ा डिसाइड करना होता है, अपनी बात डिसाइड करने के वर्ड डिसाइड। ये चीज़ की बड़ी लैकिंग है। मैंने खुद भी अपने काफ़ी मतलब प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस में देखा है कि कभी-कभार मुँह से किसी को गलत बात निकल जाती है और क्लाइंट फिर आपका कहते हैं ना आपको कवर करना आना चाहिए फिर आपको ब्लूपर हो भी जाए इससे बहुत है ना? डिसरिस्पेक्टिंग होती है। तो अब बात वही है एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर आपकी फ़र्म की इमेज है। आप अपनी फ़र्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो आपको वो अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है और आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। सही बात है। अच्छा इसमें भी स्टूडेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, रेफरेंस चलता है। रेफरेंस के बगैर तो फॉर्म है ही, रेफरेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रेफरेंस है तो आप बिग 4 हो, रेफरेंस नहीं तो आप कुछ नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अच्छा एएफएफ के फॉर्म में तो कंपल्सरी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रेफरेंस को लोग नेगेटिव लेते हैं। आप मुझे उसको पॉजिटिव करके बताएँ कि रेफरेंस क्यों ज़रूरी होता है एक फर्म के लिए? यार देखिए रेफ़रेंसेस जो सीवी में आप देते हैं ना, हुँ, वो सिर्फ़ इसलिए होता है जस्ट टू नो कि इफ दैट पर्सन नोज़ समवन अराउंड हुँ, दिस पार्ट हुँ, सिर्फ़ इसलिए होता है हुँ। कि अगर मुझे किसी बंदे से पूछना हो कि इस बंदे के बारे में तो मैं किससे कॉन्टैक्ट करूँ? सही, ठीक है? इट्स नॉट कि वो बंदा आके हमारी सिफ़ारिश करे। ये जिन रेफ़रेंस की बात करते हैं ना, कहते हैं कि यार कोई बंदा हमारी सीवी आगे कर दे, कोई ये तो सिफ़ारिश कर सोर्स होती दे। है। सोर्स होती है कि यार कोई रेफ़रेंस लगा दे, कोई जानने वाला हो जो मेरी एचआर में सीवी दे कि बिग 4 में मुझे पर्सनली नहीं लगता ये सब होता है। मेरी फ़र्म का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं होता। इतना तो मैंने अंदर से देख लिया कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मैं सीए के आर्टिकल्स फ़र्म किसी की सोर्स लगवा सकूँ। बहुत ही इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है। एचआर बहुत इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से बच्चे को आर्टिकल्स के लिए हायर करता है और वो नहीं पड़ता है इन चक्करों में। आप नहीं सोच सकते। बाकी ये छोटी फ़र्म्स में क्या होता है या बिग 10 मतलब जो क्यूसीआर रेटेड फ़र्म, ईवीसी कैटेगरी फ़र्म्स में क्या होता है मुझे नहीं पता। बट कि अगर आप स्पेसिफिकली बिग 4 या बिग 6 की बात करें तो आई डोंट थिंक सो इट्स दैट प्रीटी कॉमन। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ फर्म्स में ऐसा होता है बट इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट माय फर्म क्योंकि मुझे उसी के बारे में पता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए इस चलिए इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया। आपके ख़्याल में जो एएफएफ के इंटरव्यूअर्स हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं कि स्टूडेंट में एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी या कॉन्फिडेंस जिसकी बेस पे वो जज करते हैं? आई थिंक आपका इंटरव्यू ना काफ़ी उसमें होता है, आर्ट्स में होता है। मतलब होता तो फ्लो में, पर उसमें आप आर्ट्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि जहाँ वो आप प्रिलिम्स टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ वो आपका एकेडमिक्स टेस्ट कर रहे हैं और जहाँ वो आपकी प्रेशर हैंडलिंग टेस्ट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली इंटरव्यूज़ के अंदर ये होता है कि आपको मतलब ए-फिफ्थ के इंटरव्यू के अंदर ये होता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पैनल का एक्सपीरियंस था। सीधा ये था वो स्टार्ट करेंगे आपसे, आपके बारे में बात करेंगे, आपकी सीवी में जो-जो चीज़ें लिखी है वो पूछेंगे, कैसे किया, कब किया, हमने डिबेटिंग नहीं करा, कहाँ डिबेटिंग की, कौन से कॉम्पिटिशन्स किए वगैरह आपको भी
पर्सनल साइड को देखेंगे, हॉबीज़ पूछेंगे, जिम करते हो? अच्छा कितने दिन जाते हो जिम करने? कितना वेट लिफ्ट करते हो? अच्छा कितना वेट लिफ्ट करते हो? तो थोड़ा-सा आपको उसमें लाएँगे। थोड़ा-सा आपको ना अनकम्फर्टेबल करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कैसा एक्ट करते हैं। करते-करते वो फिर आपकी उस पे आ जाएँगे, वर्ल्ड अफेयर्स पे आ जाएँगे। तो आपसे पूछेंगे भई आजकल दुनिया में क्या चल रहा है और ये वो कौन-सी न्यूज़ आपने सुनी? कोई रैंडम अफेयर आपके सामने ले आएँगे जिसको पूछेंगे कि आप इसके ऊपर बताएँ आपका क्या ओपिनियन है? या आप क्या होना चाहिए इसके ऊपर? फिर वो आपसे थोड़ी-सी डिबेट करेंगे उस बारे में कि अगर आप ये बोल रहे हो तो ऐसा क्यों है? थोड़ा-सा चैलेंज करेंगे, थोड़ा-सा आपको प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे, चेक कि यार ये रिएक्ट तो नहीं करता, प्रेशर हैंडल कर सकता है, पीछे तो नहीं हटेगा अपने ओपिनियन से, मुकर तो नहीं जाएगा अपनी बात से 5 मिनट पहले बोल रहा। अगर आपने वो मरहला पास कर लिया, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे नोट पॉइंट होगा। अगर आपको नसीब में हो तो आपको मिल जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं सबको यही कहता हूँ आर्टिकल्स मिलना नसीब है। सही बात। आपके नसीब, आप मिल गई, कभी फ्लेक्स नहीं करना कि मिल गई तो मेरे अंदर कुछ बड़ी बात है या मेरे अंदर कुछ खास है, मैंने कुछ ऐसा कमाई की चीज़ सही बात। नहीं मिली तो खुद पे कभी डाउट नहीं है यार मुझमें। और हर किसी की जर्नी अलग है। अल्लाह ने हर किसी के लिए पाथवे अलग-अलग डिसाइड किए हुए हैं। किसी के लिए क्या बेहतर है, किसी के लिए क्या बेहतर है। जब आप ये बात समझ जाते हैं कि यार जो चीज़ आपके साथ ये वो लिखी है और जो चीज़ आपको मिलनी है वो भी इसमें एक आपका दिल तसल्ली में आ जाए, ये नहीं तो कुछ और मिल ही जाएगा। सेल्फ डाउट में आ जाना दैट और नाशुक्रपन है एक तरह से क्योंकि आपने क्या क्वालीफाई किया है। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग बाय ऐसा। तो मैं अल्लाह से ये बोला था कि अगर मेरा किसी छोटी फॉर्म में भी होगा ना, हम चिल है, मुझे कोई मसला नहीं। उसने मुझे यहाँ तक के पहुँचा दिया ना, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा कैब होगा। और अगर उसने यहाँ तक के पहुँचा के बात भी वही संभाल साथ आपके साथ ये बहुत लिमिटेड चीज़ है, जो आप कर सकते हो। मेरा हाथ में ये था कि मैं सिर्फ प्रिपरेशन करूँ, मेरा हाथ में ये था मैं वो 40 टू 45 मिनट जो मेरा इंटरव्यू के हैं, वो मैं अच्छे तरीके से हैंडल करूँ। मैंने कर ली। अब नहीं हुआ, मैं और आपकी दुआएँ भी होती हैं। ये से इंसान की किस्मत एक जी। बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ में। अच्छा आपको जब कन्फर्मेशन मिली होगी कि आप सिलेक्ट हो गए हैं फिर तो वो मोमेंट क्या था? आपको कैसा फ़ील हुआ? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि जो टॉप 1 पे आती है फर्म में उसमें सिलेक्ट हो गया हूँ एज़ अ ट्रेनी? हाँ, एक्चुअली मुझे इतना बैकग्राउंड उन्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था। क्योंकि सब अच्छा, ग्राम ये चल रहा है, हाँ, 55 से आपका पीएमजी, केपीएमजी वगैरह और एक भाई केपीएमजी में था, एक भाई केपीएमजी में है, तो उन्हें पता था कि अच्छा केपीएमजी है, वो सिर्फ प्रेफर किसी किया कि सबको पता था, मेरे काफ़ी कज़िन्स हैं जो कि पीडब्ल्यू से आर्टिकल्स करके जा चुके हैं। तो मतलब मेरा ड्रीम तो था कि यार जाना है, दिल तो बहुत था। यार मुझे ईमेल का कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया था किसी के पास, कोई ईमेल नहीं आता वगैरह, मैं ऐसे वेट कर रहा था। खाला ही कर गया था, खाला को कह रहा था दुआ कीजिएगा, एएफएफ में हो जाए। नानी को बोल रहा था दुआ कीजिएगा एसएस में हो जाए। उनको तो नहीं हुआ, उनको बोला दुआ करे बस हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। तो खैर उस दिन फिर मैं मुझे अभी भी याद है, मैं उस खाला के से ही वापसी आया था उनके साथ और बस फिर मैं एंटर हुआ और मैं बस लेटा और उसका फ़ोन खोला, सामने ईमेल आई हुई थी, मैंने ईमेल खोली तो उधर अब तो कांग्रेचुलेशन सेलेक्ट फॉर द इंडक्शन प्रोग्राम और मैंने वो पूरा ईमेल 10 बार पढ़ा जस्ट टू मेक श्योर कि यही कह रहा है कि मेरी इंडक्शन हो गई है। फिर मैंने डेवलप कर हैप्पी एज़ वेल, बट जो मोमेंट ऑफ रियलाइज़ेशन होता है वो उस दिन होता है जब आपको फर्स्ट डे होता है। आप उस गेट के बाहर खड़े होते हैं एंड यू आर एक्टिंग अभी रही सीन योर ड्रीम्स। वो मोमेंट वो अलग ही खुशी ये कदम आपको हिट करता है कि ओके अब हो गया। फिर जब आपको आपका आईडी कार्ड मिलता है और जब आप फर्स्ट टाइम उस आईडी कार्ड को पंचिंग करते हो और दरवाज़ा खुलता है आपके लिए, तो आपको रियलाइज़ होता है अच्छा सही है, नाउ आई एम पार्ट ऑफ इट। एक सेल्फ कमिटमेंट भी होती है आपको करनी होती है कि अगर अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं इस लायक के छा के वही यहाँ पे रहूँ। मैं आपको बताऊँ ये होता है काफ़ी लोग इस चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड ली है। यार अब तो हो गया, अब से नहीं होता है क्योंकि कोई निकाल तो नहीं सकता, बस हायरिंग की जो पॉलिसी है नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट है 3.5 साल, कोई ग्रांटेड नहीं लेना। आई थिंक इफ यू आर एट द बेस्ट देन यू शुड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट एंड यू शुड ट्राई टू बी द बेस्ट। अच्छा आप थोड़ा पर्सनल साइड पे आते हैं। आपको स्पोर्ट्स पसंद है? ओके सो आपको कौन-सा स्पोर्ट है जो आपको बहुत पसंद है और आपको क्यों पसंद है वो स्पोर्ट? और आप खेलते हैं वो? देखने के लिए आज से तो क्रिकेट एज़ अ कराची बॉय बचपन से बड़ा ही क्रिकेट देखते सकते हो। बहुत बहुत मेजर इमोशनल अटैचमेंट है इससे, मतलब कोई भी मैच हो, फजर के टाइम हो, रात के 2 बजे भी हो तो आई विल बी वाचिंग। इफ कुछ भी हो आई कांट
मिस दैट मैच, खास करके पाकिस्तान का कोई मैच, सो नोइंग दैट कैसा हालात चल रहे हैं, हमें पता होता है रिजल्ट क्या होने वाला है, बट रिजल्ट देखते कि मैं बैठा हूँ। इवन अगर पता है मैच हाथ से निकल चुका है, बट स्टिल द इनर चाइल्ड इन मी विल स्टिल सिट देयर एंड वॉच टिल द एंड के हो जाए। बट यार इतने टाइम से टाइम मिला नहीं क्रिकेट खेलने का, पहले बहुत खेलता था, बट से सीए वगैरह में फॉर्म रखा है, उसके बाद से फिर नहीं मिलता टाइम। खेलने की आज से अगर मुझे चाहिए करना होता है, क्योंकि वो जो ग्रुप्स बने हुए होते थे क्रिकेट खेलने के, वो भी अब सबसे कट गया हूँ क्योंकि नहीं जाता, उन्होंने रिप्लेसमेंट छोड़ दी। तो जब खेलने का टाइम मिलता है तो आई प्रेफर प्लेइंग स्नूकर और टेबल टेनिस, समथिंग दैट रिलैक्सेस। चेस खेल लिया बैठे-बैठे, जो बस माइंड रिलैक्स हो जाए तो ठीक है। अच्छा, मुझे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी कन्विंसिंग लगी, तो ये आप में कैसे आई? ये भी आपने इस पे कुछ काम किया या शुरू से है? यार काम तो पता नहीं मैंने क्या किया होगा इसके ऊपर, बट बस है एक जो पर्सनैलिटी है नथिंग। क्योंकि आपने जैसे बताया अपने इंटरव्यूअर को भी इतने अच्छे से आपको जबकि गलत जवाब आप दे जा रहे थे, ये भी कन्विंसिंग पावर होती है इंसान की। हाँ, वो ये मैं बोल सकता हूँ कि एक चीज़ है जो मैंने भी नोटिस की है कि मतलब मुझे जो रिसेंटली फीडबैक्स मिले हैं अपनी थ्रू माय मैनेजर्स एंड ऑल, वो एक ही चीज़ मिली कि इसकी क्लाइंट डीलिंग अच्छी है। मतलब मेरा क्लाइंट से रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अगर मैं उसको सैटरडे को शाम को भी कॉल करूँगा कि यार मुझे ये काम चाहिए, अगर तुम दे दो, तो वो मुझे मना नहीं करेगा, वो मुझे दे देगा, भले वो किसी की कॉल उठाए ना उठाए। तो और मतलब ये चीज़ मैंने टेस्ट की थी व्हेन आई वर्क्ड इन अ कॉल सेंटर बीआरसी के टाइम पे। तो उस वक़्त मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता था, मेरा काम था सेल्स का। तो वहाँ पे वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अ मंथ और 2 मैं वहाँ का टॉप सेलर था। मैं मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो काम सीख गया था। ठीक है, मुझे उस वक़्त सबने बोला था यार अंग्रेज़ को फॉल्ट पे बेचना कोई आसान काम थोड़ी है। बट मैं आराम से मतलब सेल कर लेता था। मुझे सेल करना आता है चीज़ों को, और हमारी फर्म में भी हाँ, हमारी फर्म में भी एक चीज़ है कि बेचना आना चाहिए आपको। जो आप काम कर रहे हो उसको प्रेज़ेंट करना आना चाहिए, हमारे यहाँ टर्म से बेचना आना चाहिए। तो अगर आपके प्रेज़ेंट करने के स्किल, अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स, अगर आपको खुद को प्रेज़ेंट करने के, अपने काम को प्रेज़ेंट करने के स्किल्स अच्छे हैं, तो आई थिंक आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँ। मतलब आप वही बात। क देखिए एक बंदा बहुत अच्छा होता है, बट उसको अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं करना आ रहा 4 लोगों के सामने, उसको अपने आप को बेचना नहीं आ रहा, अपने आप को अपसेल नहीं करना आ रहा, तो फिर इट्स फॉर नो रीज़न। जैसे बहुत सारे लोगों का कैफ तो पास हो जाता है, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ने की भी पर्सनैलिटी नहीं होती और उन्हें फिर लगता है कि हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, व्हाई फर्म्स आर स्ट्रगल करते हैं, मतलब अगर मैं अपने आप के इमेजिन करूँ कि मैं डेढ़ 2 साल घर पे बैठ के 4 दीवारी में पढ़ रहा हूँ, ना बाहर निकल रहा हूँ, ना मैंने कॉलेज की बात की लाइफ एक्सप्लोर की, ना मैंने कोई नए दोस्त बनाए। तो ये मुझसे इमेजिन नहीं हो सकता कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ? बिकॉज़ मैं जब सीए में आया था तो आई वाज़ क्वाइट डिटरमाइंड कि मुझे इधर भी दोस्त बनाने हैं, मुझे अच्छे दोस्त बनाने हैं। और बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपके एनवायरनमेंट में लोग होने चाहिए। आई थिंक सीए की जर्नी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी। है। मतलब आपको एट सम टाइम कोई आपका दर्द नहीं समझ सकता। एक सीए का दर्द कभी भी कोई नॉन सीए दोस्त नहीं सही सकता। आप उसको बोलोगे यार 1 महीने से पहले आप उसको बोलोगे यार पेपर का बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बोलते कितना टाइम है पेपर? 1 महीना। अगर वो नहीं लिया तो एक पहले हाँ, वो 1 महीने पहले क्या स्ट्रेस लेता, बट सीए वाले उसको आप बोलोगे यार बहुत स्ट्रेस है, बोलेगा हाँ यार मुझे। तो आपको एक रिलेटेबल फीलिंग आती है यार कोई है जो मेरा दर्द समझ सकता है। कोई है जो, और मेरे हिसाब से मतलब हेल्प की भी बहुत ज़रूरत है ड्यूरिंग सीए, मतलब मेंटल हेल्थ अगर आपकी कभी डिस्टर्ब हो जाए तो यू शुड हैव अ फ्रेंड जो आप जिससे आप बात कर सको। अगर आप किसी मसले से गुजर रहे हो तो यू शुड हैव फ्रेंड्स टू पुल यू अप। और आई थिंक सीए की दोस्तियाँ, मतलब मुझे सब कहते थे स्कूल की दोस्तियाँ चलती हैं, यूनिवर्सिटी की दोस्तियाँ नहीं चलती, मुझे लगता है सीए की दोस्तियाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप किसी के सीनियर हो ना, तो आप अपने जूनियर्स को गाइड करो। और अगर आप किसी के जूनियर हो, तो अपने सीनियर से गाइडेंस लो। मैं इस चीज़ पे काफ़ी बिलीव रखती हूँ। मतलब मैं मुझे हमेशा सीनियर्स भी बहुत अच्छे मिले, जूनियर्स भी जो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो अच्छा, जूनियर से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि यार अगर मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है, मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, सब्जेक्ट समझा रही हूँ, तो मुझे फिर ये आइडिया आया क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल ही बना लूँ। मतलब अगर मैं मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको हेल्प आउट कर रही हूँ, तो अगर ये वीडियो और जो सीए हैं पूरे पाकिस्तान में उन तक भी अगर ये पहुँच जाए, उनकी हेल्प हो जाए, तो मतलब अल्लाह की तरफ से इसका जो मुझे अजर मिलेगा वो फिर अलग ही होगा। तो मैंने उसके ज़रिए अपना आपकी वॉइस को स्प्रेड करना शुरू ये चीज़ किया। मैंने भी रियलाइज़ की थी कि मतलब मेरा एक थिंकिंग है बस, मैं आई मीन इट्स एन एडवाइस फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स एज़ वेल, कि जैसे आप कभी chaos सिचुएशन होगी ना, सैलाब आता है, आंधी आती है, ज़लज़ला आता है, ये सब एक-दूसरे की मदद करता है। जंग के माहौल में सब एक-दूसरे की मदद करते हैं, सब साथ-साथ चलते हैं, सब एक-दूसरे को हाथ पकड़ के चलते हैं, किसी भूखे को देख के तो खाना नहीं खाते हैं।
सीए भी एक केओस ही है और हम सब उस केओस में फँसे हैं। आई थिंक सीए के अंदर आप अगर देखें ना अपने आस-पास, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी को एक चीज़ नहीं समझ में आ समझ रहा है। तो वो शर्मा ही नहीं इसकी हेल्प करने से। आई थिंक यू शुड टेक अ स्टेप लाइक अपने दोस्तों की हेल्प करें, अपनी क्वेरी सॉल्व करें। कोई बोले यार मुझे समझा दो भाई। तुम्हारे ज़हन से नहीं चला जाएगा वो चीज़, तुम्हारी तो वो चीज़ मज़ीद पक्की हो जाएगी, बट उसके लिए तो फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ है ना पिक जहाँ जब आप एक ऐसी जगह पे होते हैं ना जहाँ क्रीम होती है, सारे टॉप के बच्चे होते हैं, जैसे सीए में सारे टॉप के स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक खतरनाक कॉम्पिटिशन सही बात। फिर उस कॉम्पिटिशन की वजह से अक्सर लोग ऐसे करना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने इसकी हेल्प कर दी नुकसान में गई। ये बहुत यार गलत मतलब सोच इसके साथ या मैंने इसके साथ इसको मैंने बता दिया, इसको भी पता चल जाएगा मुझे। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज आप किसी की हेल्प करके बता रहे हो उसका अजर का अल्लाह आपको देगा। आपकी कामयाबी का इज़ाफ़ा होगा। ठीक है ना? अगर सही है तो मैं इस क्या कहते हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो उससे मेरी ही चीज़ वो रिवाइज़ हो रही है, मेरी ही वो चीज़ आपकी पक्की हो रही अपनी है। नॉलेज बढ़ रही है। मैं उसका तो फ़ायदा कर रहा हूँ, मैं अपना भी फ़ायदा कर रहा हूँ। थोड़ा सेल्फिश होके ही बंदा समझाता है यार, खुद भी विज़न के लिए समझाता है, बट मुझे नहीं लगता किसी को मना करना चाहिए या किसी को आपको अब मैं तो इवन कहता हूँ कि आप अगर किसी को देखो कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप खुद उसके बाद चले जाओ यार कि आपको मसला है तो पूछ लो, तो मसला है तो अप्रोच कर लो मुझे इश्यू और ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ इस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस वजह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं बट उनके पास कोई दोस्त नहीं होती, कोई होता है कि पूछ रहा है, तो साथ-साथ लेके चलना चाहिए, साथ क्वालिफाई 2 दिन पहले पेपर से दोस्तों के मैसेज आ रहे होते हैं वहाँ गया, डन, नहीं हो रहा है, एंग्ज़ायटी, प्रेशर क्या करें? फिर मैं उनको समझाती हूँ अल्लाह पे भरोसा रखो, काम डाउन, काम डाउन। उनको मतलब अपलिफ्ट करना चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा नॉर्म है, बस अपने आप को सेल्फिश बन जाते हैं लोग। तो सबको देख के चलो यार, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई स्ट्रगल कर रहा है, हेल्प आउट कर दोगे तो आपका कुछ चले नहीं जाएगा। तो मेरे अंदर भी ये नेचर है, मैं सबकी हेल्प करती रहती हूँ। ऐसे अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगी कि अगर हमारी ऑडियंस जो सुन रही है, तो ज़्यादातर अभी स्टूडेंट्स के माशाल्लाह से कैफ क्वालीफाई हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, तो वी आर अप्लाइंग इन बिग 4 तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मतलब क्या करना चाहिए टेस्ट, इंटरव्यू सारे हवालों से और मतलब क्या चीज़ है जिस पे आपको पेशेंस लेवल अपना रखना चाहिए कि हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता है? बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं आजकल। ये वैसे तो काफ़ी हद तक इस पॉडकास्ट के अंदर बातें कवर सोच रही है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। बट अगर मैं एक ओवरऑल समरी उसकी बताऊँ तो सिंपली आपको ये करना चाहिए कि आपका कैफ क्वालिफाई हो गया, होगा तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करना है, आप अप्लाई को और अब सही, आप अब आपको टेस्ट की ईमेल है, टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट देके आप पूछ जाए। इंटरव्यू की ईमेल है, इंटरव्यू की तैयारी करें, इंटरव्यू से पूछ जाए। सही, अपनी दूसरी मसरूफियात में लग जाए, कोई भी दोस्तों के साथ घूमना टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं है। सही, फिर आपको ऑफर आएगी और देखें अभी जैसी जॉब मार्केट चल रही है ना, जैसे आजकल बेशुमार बच्चा क्वालीफाई कर रहा है और फर्म्स के पास इतनी जगह नहीं, नहीं, सबके सामने आई हुई है। तो इसके अंदर आप ये पिक एंड चूज़ करो कि यार मेरा इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए तभी मैं जाऊँगा, मेरा इस डिपार्टमेंट में होगा उस तभी जाऊँगा, साढ़े 3 साल में मैं अपना फ्यूचर यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ। आई थिंक बच्चों को इस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर निकलना चाहिए। सही बात है। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि इस वक़्त अगर आपको पिक 4 मिल रही है, इस वक़्त आपको कोई अच्छी फर्म मिल रही है, डिपार्टमेंट साइड तो आपको अभी उधर सेटल करना चाहिए। विद टाइम अगर अल्लाह आपके नसीब में हुआ, तो आप विदिन द फर्म ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, थोड़ी अपनी बातचीत करके, थोड़ी एचआर से रिक्वेस्ट करके, कुछ भी करके, क्या पता ऐसी पॉलिसी बाद में आ जाए कि बाद में रोटेशन मैंडेटरी हो जाए, आपको करना पड़े। और एट दिस पॉइंट साढ़े 3 साल बाद क्या करना, उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस करना वो भी तो आप इस वक़्त जो डिपार्टमेंट में आप उसके ऊपर एडजस्ट करें, जाएँ, काम सीखें, सब काम आपका पड़ा हुआ है। टैक्स में जाएगी वो भी पड़ा हुआ है, रिस्क एडवाइज़रिंग वो भी पड़ा हुआ है, इंटरनल ऑडिट वो भी पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिट वो भी पड़ा हुआ है। सब आप ही के काम एटलीस्ट एंटर हो जाए, उस दुनिया में घुस जाए सही। और उसके बाद फिर अच्छा, एक चीज़ और इससे कनेक्ट करूँगी, कैफ से एएफएफ का जो सफ़र था, एक कोई आप अपनी हैबिट बताएँ जो आपको कैफ से एएफएफ में ले आई? कोई एक हैबिट? मतलब कैफ से ये सिर्फ में अगर कोई एक हैबिट की मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ लगता नहीं है मैंने कुछ स्पेशल किया कैफ का के बाद। तब मैं आपको यही कह रहा हूँ ना मैंने भी वेट ही किया था। मैं सबको ये कहता हूँ कि यार वेट करो और कुछ ऐसा आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते जिसकी वजह से महसूस कह लें। पेयरिंग्स कह लें हाँ, कि आप दुआ कर सकते हैं, हाँ, वेट कर सकते हैं, आप अल्लाह के नाम भी ये चीज़ रख सकते हैं, अल्लाह वो चीज़ चेक है। अभी भी मेरे नसीब में बेहतर है तो मुझे दे नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे नहीं होगा सब्र देता है, कि मैं उस चीज़ के ऊपर अफ़सोस ना तो मैं बस उसी के साथ चला और ऑनेस्टली मुझे इतना क्योंकि मेरा हो गया है इसमें मतलब देखिए नहीं,
तो मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि यार वो नहीं होता तो क्या होता, और मतलब एक कोई थ्रिलिंग एडवेंचर ऐसा कुछ हुआ ही। सो आई जस्ट डिड ऑल द राइट थिंग एज़ या। ओके, थैंक यू सो मच अल्वान, आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रही होगी और क्योंकि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी, सब इंडक्शन खुली हुई हैं, अप्लाई कर रहे हैं, टेंशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा और आपने अपनी जर्नी शेयर करके हमारी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा भला कर दिया है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नो, थैंक यू सो मच फॉर यू वेलकम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने आखिर तक हमारे एपिसोड को देखा और अगर आप चाहते हैं ऐसे मज़ीद गेस्ट्स के साथ मिलना, तो मत भूलिए देखना कैफ डायरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।